नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। वो एक कहावत हम बहुत पहले से सुना करते थे, उल्टे बांस बरेली को। मैं इसीलिए कह रहा हूं, समय वैसे तो हालांकि अगेन बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही कि अर्थव्यवस्था तो हमारी उल्टी तरफ दौड़ रही है। दिखाने के लिए हम ऊपर बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टी और दौड़ रही है शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया केवल क्योंकि अगर हम कहीं कुछ जीवित भी हैं, सांस भी ले रहे हैं, तो अपने पूर्वजों के बनाई प्रॉपर्टी, उनकी बनाई संस्थाओं के वो बेचकर जीवित हैं। वरना तो आप देख लीजिए बच क्या रहा है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, पीपीपी मॉडल के नाम पर, धन उगाने के नाम पर, या हम व्यवसाय नहीं करेंगे, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, इस नाम पर कोई भी नाम ले लीजिए साहब आप, कुल मिलाकर तो संपत्तियां पुरानी बनी हुई, जिनको कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 70 साल में बनाई गई संपत्तियों संस्थानों को ही बेचकर मैं तो समझ रहा हूं हम लोग शायद कहीं जीवित है। यद्यपि इन दिनों डिजिटल मीडिया पर एक चीज बड़ी ट्रेंड कर रही थी, उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार जो मोदी जी ने कहा था 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, वो दिखा रहे हैं कि हम इतने लाख करोड़ की चीजें बेचकर ही हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दिखा पाएंगे अपनी, या कह लो उसको दिखाने के लिए अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकल गया है, तो उसको सिद्ध करने के लिए इन चीजों को बेच मानिए। खैर, मेरा जो कहने का था, ये तो जो कुछ हो रहा है, जो उल्टी चीजें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन इसी दौर में और तो और छोड़िए, आपने शायद पहली बार सुना होगा। मैं 2 चीजें जीवन में पहली बार देखी। एक तो जीवन में शिक्षा बढ़ती तो सुनी, अर्थात आज अगर मैं मान लीजिए मैंने 20 साल की, 18 साल की, 22 साल की अवस्था में मैंने 10वीं या 12वीं पास की, तो हो सकता है आगे मैंने देर में कभी 32 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में जाके ग्रेजुएशन की हो। लेकिन इस धरती पर घटती शिक्षा का उदाहरण मात्र एक था, और वो आप पकड़ गए अच्छी तरह, स्मृति ईरानी जी। जी हां, हमारी केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और टेलीविजन सीरियल्स की मशहूर अदाकारा। वो बात अलग है कि जो बात बात पर इमोशनली हर्ट हो जाती है ना कहीं 2004 में उनकी शिक्षा ग्रेजुएट थी और 2014 में 12वीं रह गई। अर्थात ये धरती का एकमात्र उदाहरण है कि जिसकी शिक्षा घटी हो समय बीतने के बाद। बढ़ती सुनी थी, घटती पहली बार। और एक चीज जो आपने देखा होगा, वो पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन, वो उल्टी दौड़ रही है। लोग जो बैठे थे उनकी सांसें सूखी हुई थी, है? और बामुश्किल जाकर उसको लगभग आधा घंटे के बाद खटीमा में जाकर उसको किसी प्रकार रोका गया। ऊपर वाले की कृपा रही तो उसमें किसी को कोई जान माल की हानि नहीं हुई, किसी को चोट आदि नहीं आई, जो कुछ भी है। तो ये आपने देखा किस प्रकार ट्रेन भी उल्टी दौड़ रही थी। समय समय की बात है साहब, चक्र है, घूमता है, क्या कहेंगे। तो पहचान गए इसका अर्थ, जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी, उल्टे बांस बरेली को इसीलिए कहा जाता है। चलिए अब उससे आगे चलिए, अब जब चर्चा चली रही है तो इसी प्रकार की एक और चर्चा कर ली जाए। उस चर्चा के अंदर आपको मालूम ही, हमने परसों भी दिखाया था कि किस प्रकार उत्तराखंड के नए नए बने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहब, उन्होंने किस प्रकार मोदी जी को भविष्य का भगवान घोषित किया था। अर्थात कहीं ना कहीं कल की अवतार उन्हें बना दिया। कल की अवतार का ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो भविष्य की उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि ये भविष्य में भगवान की होंगे, भगवान का अवतार उन्हें बता दिया गया था। अब उन्होंने एक और, अब देखिए भगवान कहां से शैतान के रूप में आ गए। मैं बड़ा शब्द आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि जब वो किसी महिला की पहचान या उसके गुणों की पहचान या उसके कार्यों की पहचान या उसके संस्कारों की पहचान उसके वस्त्र और उसके जूतों पर आधारित भी क्या कहूं, उनके वस्त्र और उनके जूतों को देख कर करते हैं। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा
तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार देंगे? उन्होंने किस प्रकार एक महिला, एक एनजीओ चलाने वाली महिला की जीन्स, जो कि आजकल वो ना रगड़ी हुई और फटी हुई जीन्स जो पहनने का एक फैशन है, रिप्ड जीन्स जिसको बोलते हैं, वो घुटनों से फटी हुई जीन्स के बारे में उन्होंने जिस प्रकार की भी ओछी टिप्पणी की उनके जूते और जीन्स को लेकर, फटी जीन्स को लेकर, अब समझ नहीं आता कि कैसे कैसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठे होते हैं। हालांकि आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर ने तो सीधा सीधा महिलाओं को जीन्स पहनने पर ही ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था। वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब इसका पलटवार किया दो तरीके से, क्योंकि राजनीति है तो करेंगे सब। प्रियंका गांधी ने एक फोटो ट्वीट किया जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी और अपना क्या कहते हैं उनको, भागवत साहब, वो फोटो, क्योंकि आरएसएस वाले जो निकर पहनते हैं, उसमें उन्होंने लिखा ओ माय गॉड, इनके तो घुटने चमक रहे, इस प्रकार का शब्द उन्होंने दिया, जो भी कैप्शन, इनके घुटने दिख रहे, इस प्रकार का कैप्शन उन्होंने दिया है उसके अंदर प्रियंका गांधी ने। दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत जो उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पलटवार किया है। ये कौन सी किताब में लिखा है? ये कौन डिसाइड करता है कि एक औरत रिप्ड जीन्स या गमबूट नहीं पहन सकती क्योंकि वो मां बन गई है? ये संस्कार के ठेकेदार जो अपने आप ही नियुक्त हो गए, आप डिसाइड करेंगे? रावत जी, मैं आपसे दो सवाल करती हूँ। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपसे तो बहुत महिलाएं मिलने आती होंगी, तो आप उनको कैसे जज करते हैं? उनके पहनावे पर, उनकी वेशभूषा पर, या उनकी काबिलियत पर आप उनसे संवाद स्थापित करते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आपकी एक और वीडियो क्लिप आई है जिसमें आप कह रहे हैं कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़ गए थे। आपने समझाया नहीं कभी उन लड़कों को कि ये करना गलत है, एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई मत करो, उसके अंदर भय मत डालो? खैर, मुझे लगता है कि आपकी कुत्सित मानसिकता की नींव उन्हीं दिनों पड़ चुकी थी। लेकिन आप पहले नहीं है भाजपा में जिन्होंने इस तरह की बात करी है। खट्टर जी तो ये कह चुके हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, की लड़कियों के जीन्स पहनने से ही उनका रेप होता है। लेकिन हिंदुस्तान की काफी सारी जगहों से जहां से जघन्य अपराध की खबरें आती है ना, वहां इसी कुत्सित कुंठित मानसिकता के कारण लड़कियां जीन्स नहीं पहनती है, लेकिन फिर भी उनका गैंग रेप हो जाता है। इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका काम है कि लड़कियां क्या पहने, जो पहनना चाहें, जहां काम करना चाहें, आना जाना चाहें, अगर देर हो तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तो उनको जज करने पर तुले हुए हैं, आप कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा? लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहती हूं, आपकी बेटी को या परिवार की किसी भी महिला को इसमें घसीटना सरासर गलत है। मैं उसकी भरपूर भर्त्सना करती हूं। लेकिन यही अंतर हम में, हमारी सोच में, हमारी वैल्यूज में, हमारी प्रिंसिपल्स में है, जो आप में नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि आपको महिलाओं की इज्जत करना सिखाया ही नहीं गया। आप उस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर एक पुरुष की नजरों को गलत नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक लड़की के वस्त्रों के लिए उसका चरित्र हनन हो जाएगा। और अब यही इसी कड़ी में चलते चलते आपको मालूम है कि एक समय में रामानंद सागर का सीरियल आया था, रामायण, जो सबसे पहले आया था, दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। उसमें राम की भूमिका निभाई थी अरुण गोविल ने। आज वो अरुण गोविल साहब भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। मिथुन चक्रवर्ती को आपको मालूम ही था, जो कोबरा थे, कि मैं कोबरा हूं। अब अरुण गोविल साहब क्या कहेंगे वो देखते हैं, जो भी है। खैर, बाकी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अब इसी कड़ी को अगर और आगे बढ़ाएं और उस कड़ी में जोड़ें तो सत्यपाल मलिक, आपको मालूम है, उन्होंने भी बागपत जिले के अमीनगर सराय में 4 दिन पहले जो टिप्पणी जो गए थे और उन्होंने बोला कि भाई मैंने ही राकेश टिकैत को की गिरफ्तारी पर रोक लगवाई थी एक फोन करके। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार गलती कर रही है, ये किसान भूलेंगे नहीं, इनकी बात मान लेनी चाहिए, एमएसपी को गारंटी बना देना चाहिए, बाकी चीजें मैं निपट दूंगा, मना लूंगा किसानों को, मध्यस्थता कर दूंगा, आदि आदि इस प्रकार के भाव प्रकट किए थे। अब उसी कड़ी में चलते हुए राजस्थान में उन्होंने एक टीवी चैनल को, निजी चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फिर एक चीज कही कि भाई अगर कहीं कुतिया भी मर जाए
तब भी अनेकों प्रतिक्रियाएं या शोक संवेदना इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। वैसे गौर कीजिएगा, एक समय पिल्ला मर जाए, अगर कोई पिल्ला भी मर जाए, शब्द का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। खैर, सत्यपाल मलिक जी ने किसी और संदर्भ में, दोनों संदर्भ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन चीजें की है अलग अलग जगहों पर प्रयोग कर ली गई हैं। तो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि कुतिया भी मर जाए तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से 250-300 किसान शहीद हो गए हैं यहाँ पर, या मर गए हैं किसान आंदोलन में, लेकिन सरकार या सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई शोक संवेदना नहीं आई, जिस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। अगेन आप देखिए, इसमें कुछ लोग तो इसको इस दृष्टि से देख रहे हैं कि कहीं कि भाई वो कहीं बागी तो नहीं हो रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई जब सरकार को किसी दिन ऐसा लगने लगेगा कि मैं सरकार को, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो मेरा इस्तीफा ले लेंगे, मैं इस्तीफा तुरंत दे दूंगा। लेकिन बावजूद इसके बड़े सारे लोग उसको ये देख रहे हैं कि ये किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं सत्यपाल मलिक जी, और वो शायद भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता वो बगावत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब जब सरकार ने ये देख लिया कि आम किसान जो है वो अपनी बात पर अडिग है, मैं आम किसान की बात कर रहा हूं, मैं किसान नेताओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अभी किसान नेताओं के पर भी चर्चा करेंगे, जो कहकर गए थे हम पश्चिम बंगाल चुनावों में जा रहे हैं और घूम रहे हैं इधर उधर, आपको कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। खैर, लेकिन जो आम किसान बैठा हुआ है वो एक ही बात पर अडिग है कि तीनों कानून वापस और एमएसपी का कानून बने, गारंटी मतलब जो भी है। सरकार से ये मांग है कि हमारे तीनों कानून वापस ले लिए और एमएसपी पर हमें गारंटी दे दे। जिस तरीके से ये तीनों कानून लाए थे उसी तरीके से संसद में जाएं और इस तरह का ही तीनों कानूनों को खत्म करें और एमएसपी की गारंटी कर दें। हमारी तो ये मांग है इनसे। पर एक बात आपसे हम बता दे रहे हैं, इनसे हमें उम्मीद नहीं है। संघर्ष तो हम करते रहेंगे, संघर्ष तो हम करते, समाधान या समाधि दो ही चीज चाहिए हमें। इन लोगों ने कोई आंदोलन सफल नहीं होने दिया, पर ये किसान बिरादरी है इस देश की, और ये किसान जो है, किसान एकता, मजदूर एकता, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और आपने हमें एक बात और बता देते, हमें इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कभी एक कोल की दूरी है, कभी कहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी है, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि विदेश में डंका बज रहा। तो इनसे प्रधानमंत्री जी से कह भी रहे हैं आप हमें टाइम दीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, पर हमें इनसे उम्मीद नहीं है कि हमें जो है 107 और 8 दिन हो गए हैं और हम जाड़े में, बरसात में, और हमारे देखो हमारे 250-300 जो हमारे किसान थे वो शहीद हो गए, 22-22, 23-23 साल के लड़के शहीद हो गए हैं। आप इनसे उम्मीद क्या करोगे जब 250 हमारे जो किसान शहीद हो गए, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? ये तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं। देखो, हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हम कोई भी रास्ता जाम नहीं करना चाहते, अपनी देश की जनता को परेशान करना नहीं चाहते। हम तो यहाँ जो रामलीला ग्राउंड के लिए और जंतर मंतर के लिए बैठे थे, इन्होंने कहा कि यहीं रुक जाओ, हम यहीं रुक गए हमारे नेता। अब हम इसमें हम कर क्या सकते हैं? हमें आंदोलन, संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा कि हमारे जीवन मरण का सौदा है ये। यदि आज हम अपने घरों में बैठ गए ना, हम बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे और हम जो अपने घरों में आत्महत्या करेंगे। इसके सिवाय हमारे बात ये बताइए आप, ऑप्शन क्या है? उन्होंने जवान पे ताला लगाने का काम किया, लेकिन अब की बार इनका पेंचा जो है वो गलत फंस गया है किसान और मजदूरों के साथ में। आप समझिए, ये देश जो है अब इकट्ठा हो गया है और ये मेरी किसान सरदारी, ये जो मेरी किसान कौमें हैं, इनके अंदर ये ताकत है कि जो इस तानाशाह सरकार को झुकाने का जो दम रखती है, नरेंद्र मोदी को जो झुकाने का दम रखती है, वो एकमात्र किसान और मजदूर की एकता है। मैं आपके माध्यम से एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि हमने वार्ता बंद कर दी। हमने सरकार को चुनौती दी कि आप अपना मन बना ले कि या तो आप बिल वापसी लेंगे और एमएसपी गारंटी का कानून देंगे, तभी हम जो है वार्ता में आएंगे, और आप अपना मन नहीं बनाएंगे तो तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से आराम से बैठे हैं। अब उसी बात को लेके जब सरकार ये देख चुकी है कि इनके ऊपर आतंकवादी, आदि आदि दलाल, पाकिस्तानी और विदेशी परस्त और जो भी कुछ है, माओवादी, मतलब जब कोई कुछ नहीं चला उनके ऊपर, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सत्यपाल मलिक के माध्यम से एक पुल बनाने का प्रयास कर रही हो। और हमने पहले भी कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार और किसान नेताओं की पीछे
कोई खिचड़ी पक रही हो पर्दे के पीछे, अर्थात कहीं कोई इस आंदोलन को सुखाने की कोई पटकथा तो तैयार नहीं की जा रही जिसमें एमएसपी को गारंटी कर दिया जाए और बाकी जो कानून है वो होल्ड पर डाल दिया जाए। नमस्कार इंडिया बारंबार इस बात की चर्चा करता आ रहा है और अब उसी प्रकार का जो प्रस्ताव बार बार देख रहे हैं। तो हम जो कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस माध्यम पर ये एक प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से ही उछाला जा रहा है, ये दर्शाते हुए कि सत्यपाल मलिक साहब वो बीजेपी के दुश्मन हो रहे हैं, बीजेपी से बगावत कर रहे हैं और किसानों के नजदीक आ रहे हैं। हमें तो लगता है कि यह भी पटकथा का एक हिस्सा है ताकि इसमें आम किसानों की भावना को लपेटा जाए। अब एक लंबा अरसा हो गया है इस प्रकार के प्रस्ताव आए, कुछ किसान नेता भी फिर कहेंगे भाई चलो आजमा कर देख लेते हैं, आपकी बात पर यकीन कर लिया जाता है। कुछ जो आम किसान है वो भी भावनाओं के अंदर आ जाएगा और उसके बाद होगा वही, एमएसपी को गारंटी कर दिया जाएगा। नहीं देखिए, जितना शोर मचाया जाता 16 लाख 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा, 18 लाख करोड़ का, वो तब पड़ेगा जब सारी की सारी टोटल पूरे हिंदुस्तान की वो फसल सरकार खरीदे एमएसपी पे। और ऐसा तो है नहीं 18 लाख करोड़ वो डूब गए। सरकार अगर उस फसल को एमएसपी पे खरीदेगी तो सरकार क्या रखेगी, उसको सड़ाएगी। सरकार ने भी तो आगे बेचना ही होता है ना, आगे मार्केट में डालना ही होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार उसमें मुनाफा नहीं कमाएगी। और बहुत ज्यादा अगर कहीं लॉस कमा भी दिया किसी कारण से, जो उनकी बीच की जो नाकामियां होती हैं, तो चलो 2 लाख करोड़ का लॉस हो जाए तो एमएसपी गारंटी करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 कानून वापसी, उसको फिर अगेन वही बात है, होल्ड पर डाल दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आज जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, बेशक बहुत सारे किसानों को वो चीज अपने पक्ष की नजर आती है और लगता होगा ये भारतीय जनता पार्टी से विरोध कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में नमस्कार इंडिया को ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि वो बीजेपी से बगावत कर रहे हैं या जीवन में कभी बगावत कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था जहां हर जगह बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा था, वहां पर विरोध ना हो इस प्रकार ये बातें शुरुआत में करनी आवश्यक प्रतीत होती हैं। बाकी देखते हैं भविष्य के गर्त के अंदर क्या छुपा। सो गाइज, आज मेरे पास है एक ऐसी चीज जिससे पेनलेस हेयर रिमूवल हो जाएगा, चाहे लेग्स के हेयर हो या फिर अंडर आर्म्स के हेयर हो, तो ये पेनलेस हेयर रिमूव कर देता है। ये वेट और ड्राई शेवर, वेट एंड ड्राई शेवर है। इसके 2 कलर ऑप्शंस हैं और इसमें 3 तरीके के ब्लेड्स हैं, जैसे छोटी हेयर ग्रोथ को रिमूव करना है, बड़ी हेयर ग्रोथ को रिमूव करना है। ये ब्रश भी साथ में है तो आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। पुश बटन है जिसको मैंने ऑन कर दिया है। ये कितनी इजीली जो है मतलब मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। दिस इज सो सॉफ्ट, सो स्मूथ, और पानी लगाकर यूज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, पेनलेस हेयर रिमूवल अब घर पे पॉसिबल है। उसके अलावा मुझे ये कवर कैप इसमें मिली है, देन आई हैव अ क्लेंजिंग ब्रश ऑल्सो, और ये एक चार्जिंग केबल भी है, साथ में नेल पॉलिशेस हैं, लिपस्टिक्स हैं। ट्रैवलिंग के लिए दिस इज दी बेस्ट। अब आ जाइए किसान नेताओं की जो हम चर्चा कर रहे थे। किसान नेता बड़ा ढोल बचा कर गए थे, बहुत कहते हैं कि हम दिल्ली में घुस जाएंगे, हम वहां पर बेचेंगे, अनाज बेचेंगे पार्लियामेंट के अंदर, 44 लाख ट्रैक्टर घुसा देंगे, कभी 4 लाख ट्रैक्टर करते हैं। भाई साहब, आप 400 ट्रैक्टर नहीं घुसा सकते आज की तारीख में। वास्तविकता तो ये है, ये तो सिर्फ इमोशंस को, भावनाओं को भड़काने वाली चीजें होती हैं बेवजह। उन भावनाओं से, आम किसान की भावनाओं से खेलने के लिए बातें होती हैं। ये आज सबको पता है। अब भूल जाइए उन चीजों को कि हम वहां ट्रैक्टर घुसा देंगे। अब प्रश्न है कि आप जिस चीज के लिए यहां पर शोर मचा कर गए थे कि हम 5 राज्यों में जाएंगे और ये सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें, ऐसा प्रचार करेंगे, कहां है भाई साहब? एक दिन बस वहां नंदीग्राम में करके और छोटा मोटा इधर करके चले आए। किसी को क्या आपके पास कोई खबर आ रही है कि किसानों की सभाएं वहां पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु या और जगहों पर चल रही हैं? कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, महापंचायतें उन प्रदेशों के अंदर कर रहे हैं जहां पर चुनाव, और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, आप बीजेपी को, अर्थात सत्ताधारी दल को जो ये 3 कानून लाए उनको वोट ना दें। आप तो भाई कहीं मेवात में घूम रहे हैं, कहीं राजस्थान में घूम रहे हैं, कहीं कभी कहीं और घूम रहे हैं। मुझे बता दीजिए कौन सा नेता नजर आ रहा है? अब कहीं छोटा मोटा कुछ कर रहा तो उनसे सत्ताएं नहीं पलटा करती हैं। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो उसका सीधा सीधा श्रेय सिर्फ और सिर्फ
तृणमूल कांग्रेस अर्थात ममता बनर्जी, वहां भी वन मैन शो, हम कहें तो वो वन मैन शो, वन वीमेन शो होगा। बाकी जगह का तो जो है सो है ही, बाकी तो सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं इधर उधर, जो भी कुछ चल रहा है। तो कुल मिलाकर पूछना चाहिए प्रश्न इन किसान नेताओं से भी कि ये लोग क्यों खेल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कहीं किसानों की भावनाओं से तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं किसान नेताओं की भावनाओं से। जो चीज आप यहां कहकर गए थे, इतना ट्रैक्टर जाएंगे, इतना ये जाएगा, आपकी कहां है सभाएं? क्यों उन्हें प्रचारित नहीं किया जा रहा? अगर आप सभाएं कर रहे हैं तो क्यों उनको उनका टेलीकास्ट यूट्यूब या किसी और पर, आपके पास 1000 माध्यम है, क्यों उन माध्यमों से आप प्रचारित नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो आप छोटा मोटा इधर उधर जाकर कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है। जो जिन नेताओं के नाम पर तूती बोलती थी कि भाई ये कर रहे हैं, राकेश टिकैत हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, कक्का जी हो गए, ये सब लोग कहाँ हैं? अब वो उग्राहा जी और वो बाकी लोग लग रहे हैं अपने तरीके से। तो अब ये बेचारे टीकरी पर बैठे कब तक बैठे रहेंगे साहब? तो खैर, बाकी आप इसको चाहे कुछ भी कहें, इसको नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन जो वास्तविकता है, नमस्कार इंडिया पहले से कहता रहा है कि नाम दुश्मन है सरकार के, न पैरोकार गुनहगार के। नमस्कार इंडिया, लोग कहते हैं पोथी लेखी, और नमस्कार इंडिया कहता है आंखों देखी। हम तो उस पर चर्चा करते हैं जो देखते हैं और सुनते हैं, जो वास्तविकता में नजर आता है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हो। ना हम पहले बीजेपी के दुश्मन थे या कांग्रेस के प्रेमी थे, ना आज कांग्रेस के दुश्मन या किसानों के दुश्मन या बीजेपी के प्रेमी हैं। जो चीज है नजर सबको वही आता है जो हमें आ रहा होता है। अब बात यह है कि उसको कोई आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, अर्थात स्वीकार कर लेता है, और कोई नहीं करता है भाई। खैर, नमस्कार इंडिया और चैनल्स की तरह, उनके एंकर्स की तरह हम जज नहीं बनते। हमारा काम वास्तविकता को एक मंच प्रदान करना, आपके सामने प्रस्तुत करना, प्रसारित कराना। निर्णय आप लोगों का है। आपको मालूम ही है कि किस प्रकार कोरोना दोबारा लौट रहा है। वो बात अलग है कि कोरोना कम से कम पश्चिम बंगाल या उन प्रदेशों में नहीं है जहां पर चुनाव हो रहा है। वहां पहुंचेगा, वो बाबी रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है, वहां तब पहुंचेगा जब चुनाव हो जाएंगे, उससे पहले वहां नहीं पहुंचेगा। कोरोना की ये बड़ी खासियत है, कोरोना उन जगहों पर नहीं जाता है, चाहे बिहार के चुनाव रहे हो कहीं भी, जहां पर चुनाव होता है। कोरोना बहुत समझदार है, कोरोना उन जगहों पर बिल्कुल नहीं जाता है जहां हमारे बड़े बड़े नेतागण रैलियां करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, पब्लिक में घुसते हैं, वहां पर कोरोना बिल्कुल नहीं जाता है। दाद देनी चाहिए इस कोरोना को। पर प्रभु, आम जनता, देखिए मुझे और आपको तो बाहर निकलना है। प्रश्न ये है कि हमसे थोड़ी सी भी कहीं चूक हुई तो और ये जो कुछ बैठे होते हैं ना सरकारी तंत्र के, और दिल्ली जैसी जगहों में जो दिल्ली सरकार के, जिनको कोई कहता है इनके पास अधिकार नहीं है मास्क के नाम पर चालान काटने का, और वो काटते भी हैं सारी चीजें। कहीं कोई एसडीएम की टीम होती है, कहीं कुछ होती है, सब लोगों को सब गोल 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 जलेबी की तरह घुमाते हैं। कोई आपको वास्तविकता नहीं बताता है। तो इसलिए मेरा निवेदन कि घर से तब निकलें जब आप मास्क लगा लें, कोशिश करें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलने का। और दिल्ली में तो जो घूम रहे हैं ना, वो 2000 जब आपसे मांगते हैं, उनकी पर्ची भी रामलीला या किसी धार्मिक आयोजन की वाली पर्ची लेकर घूमते हैं और निहायत बदतमीजी दिखाते हैं। हालांकि मुझे याद है कि दिल्ली पुलिस का पीछे एक ट्वीट था कि सावधान रहिएगा, चालान काटने का इस प्रकार कोई उन्हें अधिकार नहीं, और वो आपसे मांगेंगे भी कैश। तो मैं इसलिए विशेष रूप से दिल्ली और बाकी आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार है। खैर कोई बात नहीं है। सबसे पहला स्वास्थ्य, मुझे अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना भी आसानी से जाएगा नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव आएगा, तब तक अगले साल जब आएगा तब तक आप तो इससे कम या ज्यादा स्तर पर जूझते रहे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात फिर वही घूम करके तरीके से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार। मुझे